अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहरों में मुलविस होने पर गिरफ्तार आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुनाते हुए उसे आज कलअदम करार दे दिया। इंतहाई अहम फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुख्तसर हुक्मनामे में यह कहा कि 9 मई के मुलजिमान का ट्रायल आम यानी सिविलियन अदालतों में होगा। अदालत उज़्मा ने मिलिट्री एक्ट के सेक्शन 1(2)D की दोनों झैली शेखों को आइन के बरखिलाफ करार दिया। इसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शेक 59(4) को भी गैर आइनी करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में यह कहा कि मुलजिमान के जुर्म की नौयत के एतबार से मुकदमात फौजदारी अदालतों में चलाए जाएं। फैसला 4-1 की अक्सरियत से सुनाया गया। मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया। यह थी आज की बड़ी खबर नाज़रीन, जिस पर हम प्रोग्राम में आगे चलकर तफसीली बात करेंगे मुल्क में जारी सियासी सरगर्मियों की। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस पहुंच चुके हैं और उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर जलसे आम से खिताब में अपनी पार्टी की पॉलिसी भी वाजे कर दी। इस मौके पर नवाज शरीफ का कहना था कि मेरे दिल में इंतकाम की कोई तमन्ना नहीं, कौम की खिदमत करना चाहता हूं। हमें डबल स्पीड से दौड़ना होगा। जख्म इतने लगे हैं कि उन्हें भरते भरते वक्त लगेगा। आइन पर अमल दरामद करने वाले रियासत जो इदारे हैं, जमातें हैं, उन्होंने सियासतदानों और रियासत के सतूनों को उनके बकौल मिलकर काम करना होगा। इंतकाम की तमन्ना नहीं है, बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। आइन पर अमल दरामद करने वाले रियासती इदारे, जमातें और रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। आइन पर अमल दरामद करने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। साबिक वजीर आजम की जानिब से एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में अपीलें बहाल करने के लिए दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई थी। 21 अक्टूबर को वतन वापसी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करने से रोक दिया था और 24 अगस्त यानी कल तक उनकी हिफाजती जमानत मंजूर हो चुकी थी। कल नवाज शरीफ इन मुकदमात में इस्लामाबाद की अदालतों में पेश होंगे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ की वापसी को मुसलसल एक डील और अंडरस्टैंडिंग का नतीजा करार दे रही है। आज सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी की बिलावल भुट्टो ने यहां तक कहा कि अमरीत का दरवाजा तो वैसे बंद हो चुका है, लेकिन इस वक्त अब मुल्क में नई तर्ज की अमरीत शुरू हो चुकी है। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैंने तो मुतालबा करना है कि इलेक्शन करो, फौरी करो, डेट दो, स्केड्यूल दो, मगर हम चाहते हैं कि इसके बजाय कि कोई और इदारा हुक्म दे कि इलेक्शन कमीशन अपनी तौर पे अपना कानूनी और आईनी जिम्मेदारी मुकम्मल करके ये काम खुद की। गैलप पाकिस्तान ने नून लीग के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर अगले ही रोज सर्वे किया, जिसमें पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने राय दी कि नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापस आने से नून लीग मजबूत होगी और उन्हें अगले इंतखाबात में जीतने में मदद मिलेगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए बेहतर साबित होगी। 50% पाकिस्तानियों ने कहा कि अब मुस्तकबिल बेहतर होगा। 70% पाकिस्तानियों ने राय दी कि नवाज शरीफ मुल्क को आगे ले जाने के लिए इमरान खान समेत तमाम सियासी रहनुमाओं के साथ मिलकर उन्हें काम करना चाहिए। 30% पाकिस्तानियों ने राय दी कि नवाज शरीफ मुल्क को माशी बुहरान से निकाल सकते हैं, जबकि 22% ने इमरान खान को मुंतखब किया। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया नून लीग के सेक्रेटरी जनरल साबिक वफाकी वजीर जनाब एहसन इकबाल ने। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। सियासी मामलात पर भी बात करेंगे, लेकिन बड़ा अहम आज एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि फौजी अदालतों को सिविलियंस के मुकदमात की समाअत से उन्होंने रोक दिया है। एक तो आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, और दूसरा जो 9 मई के बाद जो जिस तरह का एक बयानिया बन चुका था, क्या आप समझते हैं कि अब ये समाज जो है ये आम अदालतों में होगी तो उस बयानिए पर इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि उस बयानिए का सवाल नहीं है। 9 मई को जो तहरीक इंसाफ ने एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत पाकिस्तान की फौजी तनसीबात और सबसे बढ़कर ये कि बाबा कौम बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के घर को निशाना बनाया, जला के खाकस्तर कर दिया। इसमें किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं। वो मनाजिर पूरी कौम ने देखे, वो पैगामात पूरी कौम ने सुने कि जिसमें इन जत्थों को दावत दी गई कि आप अपने अपने अहदाफ पे अपने अपने प्लान के मुताबिक पहुँच कर अपनी कार्रवाइयाँ करें। तो ये तो जो वाक़या है, इस तरह का वाक़या तकरीबन अमेरिका में कैपिटल हिल पर जब हमला हुआ ट्रंप के हामियों ने किया, तो अमेरिका जैसी जमहूरियत ने भी उनको माफ़ नहीं किया और 18-18 साल कैद उन लोगों को सुनाई गई और हज़ारों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया गया। चूँकि हर रियासत की कुछ बुनियादी सतून होते हैं, कुछ रेड लाइंस होती हैं,
मैं समझता हूँ कि 2014 में हमने जो नरमी दिखाई थी कि जब पीटीआई और इमरान खान ने पार्लियामेंट पर हमला किया था, तो उस वक्त अगर इन लोगों के खिलाफ उस तर्ज की कार्रवाई हो जाती कि जो अब अमेरिका में सदर ट्रंप के हामियों के खिलाफ हो रही है, तो शायद बात यहाँ तक ना पहुँचती। तो इसलिए अब अगर मजीद फिर नरमी दिखाई जाएगी तो ये बात कहाँ तक जाकर रुकेगी हम कह नहीं सकते। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा वाक़या है कि जिसकी मजम्मत ही नहीं बल्कि इस पर करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा किसी को ऐसे वाक़यात दोहराने की हिम्मत ना हो। ऐसे सब बिल्कुल करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन आज का फैसला ये तो नहीं कह रहा कि उन्हें आम माफ़ी दे दी जाए या उन्हें सज़ा नहीं दी जाए। वो तो सिंपल एक फैसला है कि सिविलियन की जो ट्रायल है वो सिविलियन अदालतों में ही होगा, मिलिट्री में नहीं होगा। तो क्या आप समझते हैं कि अगर सिविलियन अदालतों में कोर्ट होगा तो इंसाफ के तकाजे उस तरह से पूरे नहीं होंगे और जिनको सज़ा मिलनी चाहिए वो सज़ा से बच सकते हैं? देखिए, जो इसमें फ़र्क है वो ये था कि मिलिट्री कोर्ट्स में ये ट्रायल जल्दी हो सकते थे, लेकिन उन तमाम ट्रायल्स की अपील सिविल कोर्ट्स के अंदर ही है। अब अगर ये सिविल कोर्ट्स में बराह रास्त होंगे तो इस बात को देखना होगा, और ये अब अदालतों की जिम्मेदारी है कि वो इन केसेस में जल्द अज जल्द फैसला करें। ऐसा ना हो कि ये केसेस इल्तवा का शिकार हो जाएं और जो डेटरेंस है वो ख़त्म हो जाए। तो यकीनन अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने इन केसेस को सिविल अदालतों में चलाने का फैसला सुनाया है, तो अब सिविल अदालतों की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वो लोग, वो मुजरिम जो कौमी मुजरिम हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के शोहदा की तौहीन की, जिन्होंने कायद आज़म के घर को जला के खाकस्तर कर दिया, जिन्होंने फ़ौज की तनसीबात पे हमले किए, इन लोगों को बर वक्त सज़ा मिले ताकि जो आइन और कानून का और सिविल कानून का डेटरेंस है वो मौसर तौर पे कायम रहे। ऐसा ना हो कि ये मुकदमात कई कई साल लटक जाएं और उसके बाद ये लोग जो है ये कानूनी नुक्तों के ऊपर उस तरह खेलें जैसे कि फॉरेन फंडिंग केस के साथ ये खेलते रहे कई कई साल, कभी हाई कोर्ट, कभी कोई कोर्ट, कभी कोई कोर्ट, उसके पीछे ये टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुपते रहे। तो अगर इस तरह के वाक़यात होंगे तो यकीनन उससे जो फिर हमारा सिविल निज़ाम कानून है उसके ऊपर भी लोगों का इत्मीनान हिलेगा। ऐसे सब नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके हैं। जबरदस्त एक पावर शो लाहौर में मसून ने किया और मियां साहब की जो स्पीच थी उसे भी मौजूदा मुल्की हालात में एक बैलेंस स्पीच करार दिया जा सकता है कि एक सियासी रहनुमा को इसी तरह का वे फॉरवर्ड आज के डीपली पोलराइज पाकिस्तान के लिए चाहिए। लेकिन उनकी वापसी को डील से जोड़ा जा रहा है कि किसी न किसी लेवल पर अंडरस्टैंडिंग के जरिए वो आए हैं, वो आए, टच डाउन किया इस्लामाबाद में, फिर चले गए। और पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जी उनकी वापसी डील का ना सिर्फ नतीजा है बल्कि उन्होंने मीनार पाकिस्तान में अपनी सीवी पेश की है वजारत उज़्मा के लिए उन लोगों के सामने जिनके साथ वो डील करके आए हैं। आदिल, मैं समझता हूं कि ये लोग जो ऐसी दलील देते हैं नहायत ही भूंडी दलील इसलिए है कि आज पाकिस्तान में किसको शक रह गया है, आज पाकिस्तान में किसको शुबा है कि 2017 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत और उनकी नाअहली एक साजिश के तहत हुई जिसका ना आइन से ताल्लुक था ना कानून से ताल्लुक था। अब अगर नवाज शरीफ साहब के साथ एक नाइंसाफ़ी एक साजिश के तहत चंद किरदारों ने मिलकर की और अब जब वो किरदार पर्दा सीमी से गायब हो गए हैं, हट चुके हैं और इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हम सियासत से अलहदा हो गए हैं और अदलिया कह रही है कि हम पार्लियामेंट को भी मानते हैं और हम किसी सियासी एडवेंचर का हिस्सा नहीं, तो मुझे आप ये बताइए कि अगर नवाज शरीफ साहब के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी 2017 में, तो क्या उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? क्या उनका हक नहीं है कि वो ज़्यादती जो उनके साथ की गई थी उसका इज़ाला हो? अब अगर उस ज़्यादती का इज़ाला कानून और आइन के मुताबिक हो रहा है, उस चीज़ का जो झूठ पर मबनी थी, तो कहा जाए कि ये डील है। मेरे खिलाफ मुकदमा बनाया गया, झूठा मुकदमा बनाया गया, हाई कोर्ट ने उठाकर उस मुकदमे को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और मुझे बाइज्जत बरी किया। तो क्या मैं किसी डील के नतीजे में बरी हुआ था? इसलिए बरी हुआ था कि अदालत ने कहा कि ये बदनीयती के ऊपर केस बनाया गया था। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब अगर आज मुल्क में आ रहे हैं, इसलिए आप आ रहे हैं कि वो साजिशी टोला
कि जिसने उनके खिलाफ साजिश की थी वो आज अपने ओहदों से जा चुके हैं। और अगर आज इदारे आज़ाद हैं तो क्या ये इदारे उन साजिशी फैसलों पर पहरा देंगे या ये नवाज शरीफ साहब को उस नाइंसाफी का इजाला करके देंगे जो उनके साथ नाजायज तौर पे की गई थी? तो एहसन इकबाल साहब, लेकिन ये जो तमाम बातें हो रही हैं ये तहरीक इंसाफ तो वैसे ही कर रही है, लेकिन आपकी हलीफ जमात पीडीएम में 16 महीने आपके साथ रही पीपल्स पार्टी, वो इसे डील का नतीजा करार दे रहे हैं। तो इस पर मुस्लिम लीग नून की जाहिर बात है बैठक भी हुई होगी, मुशावरत भी होगी। आपका आगे पीपल्स पार्टी के साथ किस तरह से लेंगे? क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि आप हेड्स ऑन नहीं लेना चाहते पीपल्स पार्टी को, लेकिन वो तो खुल के कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट से डील करके आए। देखिए, हर किसी की अपनी अपनी सियासत है और नवाज शरीफ साहब ने जैसे कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, हमें मज़ीद पोलराइजेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें कौम की सफ़ों में इत्तेहाद और यकजहती को प्रमोट करना चाहिए। अब इलेक्शन का मौसम है, जब इलेक्शन आता है तो हर कोई अपनी अपनी बात करता है, अपनी अपनी सियासत पर चलता है। पीपल्स पार्टी आज़ाद है कि वो जो मर्जी इल्ज़ाम तराशियाँ करे, लेकिन हमने ये फैसला किया है कि हम बहुत जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे और इस तरह की सियासत पे हम यकीन नहीं रखते कि हम बिला वजह एक दूसरे पे नुक्ताचीनी करें। हाँ, हम अगर नुक्ताचीनी करेंगे तो पॉलिसीज़ के ऊपर करेंगे, हक़ाइक़ के ऊपर करेंगे, लेकिन हम इस तरह की नुक्ताचीनी के जिससे बिला वजह अपनी सियासत को चमकाने के लिए आप पोलराइजेशन करें, मुल्क जो पहले ही इंतहाई तकसीम हो चुका है उसमें मज़ीद तकसीम पैदा करें, मेरा ख्याल है कि ये सियासत इस वक्त मुल्क की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एहसन साहब, जवाब तो देना इसलिए पड़ेगा कि आज इवन सुप्रीम कोर्ट बार से जब वो खिताब कर रहे थे बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने कहा जी मुल्क में नई तर्ज की आमरीत आ चुकी है और साथ में पीपल्स पार्टी ये भी रिफ्लेक्ट करवा रही है कि जी नवाज शरीफ साहब को ऑलरेडी बतौर वज़ीर आज़म ट्रीट किया जा रहा है, बतौर वज़ीर आज़म उनको पेश किया जा रहा है, तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाज़त नहीं है, छोटे छोटे जलसों की उन पर क्रैकडाउन हो जाता है, लेकिन नून लीग ने इतना बड़ा जो है वो जलसा कर दिया, उनको इजाज़त वगैरह भी मिल जाती है। तो इस पर क्लैरिटी से आपका मौक़िफ़ तो ज़रूरी है। जी देखिए, हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड है। क्या बिलावल भुट्टो साहब ने जलसे नहीं किए? क्या वो आज़ादाना तौर पे अपनी सियासी सरगर्मियाँ नहीं? और पीटीआई के जो लोग जमहूरी हैं, जिनके ऊपर केसेस नहीं है, वो अपनी कार्रवाइयाँ सियासी तौर पर जारी रखे हुए हैं। टीवी के ऊपर मैं रोज़ उनके बयानात भी सुनता हूँ। अलबत्ता जो लोग 9 मई की कार्रवाई में मुलव्वस थे, जैसे मैंने कहा कि अमेरिका जैसी जमहूरियत में भी उन लोगों को माफ़ी नहीं मिली जिन्होंने कैपिटल हिल पर हमला किया था, तो पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है कि जिन लोगों ने इतना घिनौना जुर्म किया था उन लोगों का हिसाब ज़रूर लिया जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा ऐसा साहब, कल नवाज शरीफ साहब पहुंच रहे हैं इस्लामाबाद, उनकी हिफाजती जमानत जो है वो 24 तक है, जो कि कल की डेट है। अगर फैसला ये आता है कि उनकी जमानत मजीद एक्सटेंड नहीं होती तो नून लीग का अगला लाएअमल क्या होगा? देखिए, इसका हम कानून का जो अमल है उस पर पूरा करेंगे, लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा, देखिए ये अगर मगर का सवाल नहीं है आदिल, क्या ये हकीकत नहीं है कि 2 नाइंसाफी हुई थी, एक साजिश के जरिए, एक कॉन्स्पिरेसी के जरिए उन पर झूठे मुकदमे चलाए गए। जस्टिस शौकत सदीकी साहब ने उन मुकदमात की हकीकत कौम के सामने खोल कर रख दी। किस तरह जज जनरल फैज उनके पास आए, उन्होंने कहा हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इसी तरह वो जो जज है उसकी अपना ऑडियो और वीडियो पैगाम आ गया जिसमें उसने कहा कि मुझसे दबाव के जरिए फैसले लिए गए हैं। ये सारे हकायक ना सिर्फ इन लोगों ने बल्कि खुद पीटीआई के कई रहनुमाओं ने इस बात का इकरार किया कि नवाज शरीफ साहब को एक साजिश के जरिए हटाया गया। तो जब इतना मवाद मौजूद है ये बताने के लिए कि उनके साथ नाइंसाफी हुई थी, तो क्या अब अदलिया उस नाइंसाफी के ऊपर पहरा देगी या नवाज शरीफ साहब को उस नाइंसाफी का अजाला करके देगी जिसके लिए उन्होंने ना सिर्फ बहुत बड़ी सियासी कीमत भी अदा की बल्कि अपनी जाती जिंदगी में भी अपने रिश्तों की कुर्बानी दी? एहसन इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक के बाद पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद है। कुंडी साहब, आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब करते हुए कहा कि जी मुल्क में नई तर्ज की आमरीयत आ चुकी है। क्या मतलब है इसका? इससे पहले आपकी एक स्टेटमेंट आई, आप नवाज शरीफ की वापसी को डील करार दे रहे हैं और ये भी फरमा रहे हैं कि जी उन्होंने जलसे में अपनी सीवी पेश की है। आपको क्यों लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो डील करके आ रहे हैं, और ये नई तर्ज अमरीयत क्या होती है इस मुल्क में, इस वक्त क्या चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आदिल, हम मियाँ साहब की तो पहले वेलकम करते हैं, वो पाकिस्तान कम अज़ कम वापस तो आ गए हैं। हमने इसलिए कहा कि देखें मियाँ साहब के अपोजिशन में जब हमारे साथ वो 4 साल रहे और उसके बाद हम 16 महीने हुकूमत में रहे, उनके जो बयानिया था और उनकी जो मीनार पाकिस्तान की स्पीच थी उसमें टोटली बहुत ज़्यादा बयानी में फ़र्क था, इसलिए हम इस बात की बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो बिलावल साहब ने आज स्पीच की सुप्रीम कोर्ट बार में, उन्होंने इसी हवाले से कहा कि देखें इस वक्त आप देखें क्या सिचुएशन चल रही है। जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी मीडिया के कुछ दोस्तों के साथ बातचीत की, मीडिया लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से उन्होंने भी इस बात की और फिर उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक्स के हवाले से भी कहा। देखें हमने जो बातें 2018 में एक सिलेक्शन के हवाले से की थी, एक इंस्टॉलेशन के हवाले से की थी कि एक शख्स को लाया जा रहा है, तो अगर हम उसका एक्शन रिप्ले खुद ही करें और हमें मौका मिल जाए वही चीज़ करने का और वही उसी तरीके से हमें इंस्टॉल होने का मौका मिले तो हम वो खुद अडॉप्ट कर लें, तो फिर हम क्या कौन सा बयान है हमारा वोट को इज्जत दो वाला बयान है? तो मुझे मीनार पाकिस्तान में नज़र नहीं आया। मुझे तो इलेक्शन की तारीख लेते हुए मियाँ साहब नज़र नहीं है, उन्होंने नहीं कहा कि इलेक्शन की तारीख, इलेक्शन का शेड्यूल दिया जाए। मुझे मियाँ साहब ने वो, चलो अच्छी बात है, उन्होंने मासी को बुला दिया, लेकिन जब वो बार बार बात कर रहे थे कि 5 लोगों को मैं आकर नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने एक मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ ये कुछ किया वो कुछ किया, जो उनका बयानिया था वो भी नजर नहीं आया, और बल्कि बार बार कह रहे थे कि मैं बुला चुका हूँ सब कुछ, मेरे अंदर बहुत कुछ है लेकिन मैं बुला चुका हूँ और सब हम मिलकर चलेंगे। लेकिन ये चीज़ें जो चीज़ें की जा रही थी, तो ये चीज़ें देखें अब वो कर रहे थे मवाजना मोहतरमा शहीद की रिसेप्शन पे, और जो है अपनी रिसेप्शन पे PMLN वाले मोहतरमा शहीद ने जो है वो डिक्टेटर को ललकार के आई थी। उनका स्टेट प्रोटोकॉल की तर्ज का इस्तकबाल नहीं था, उनको कोई रिसीव करने लोग वो इंतजामिया या जो है हुकूमत के लोग नहीं आए थे। लेकिन बात ये हम कहते हैं अच्छी बात है, मियाँ साहब को अगर एक हाई कमिश्नर रिसीव ऑफ किया, यहाँ पर अगर किसी ने रिसीव किया, तो हर साबिक वज़ीर आज़म जो भी रहे उनके साथ भी ये सलूक हो, तो मैं समझता हूँ कि बेहतर होगा। हमारी पार्टी, हमारी जो है मुल्क की इज्जत इसके अंदर होगी, हमारे वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म की भी इस किस्म की इज्जत होनी चाहिए। मुझे कुंडी साहब ये बताइएगा, आपने फरमाया कि 2018 का रिपीट, तो आप समझते हैं कि 2023 के जो इंतखाबात होंगे वो 18 का रिपीट है? 18 में तो इमरान खान को लाया गया, इंजीनियर्ड इलेक्शंस हुए, RTS फेल हुआ। अब 2023 में आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को भी लाया जा रहा है और इंजीनियर्ड तरीके से लाया जा रहा है? हमें इससे खदशात हैं। जब ख्वाजा साहब कहते हैं कि इनको नहीं पता था और हमारी जो है वो डील हो रही थी या मैच फिक्स हो रहा था, तो ये क्यों सोए हुए थे, तो ख्वाजा साहब खुद ही कह रहे हैं कि साबिक वफाकी वजीर ने एक चैनल को इंटरव्यू दिया, निजी चैनल को, और उन्होंने कहा था कि हमारा तो मैच फिक्स हो चुका है। फिर ये जो जिस तरीके से मतलब है कि अगर पंजाब की इंतज़ामिया गाड़ियाँ भी दें और कीमे वाले नान भी दें और बिरयानी भी दें और सपोर्ट भी करें, और उसको देखिए आपने जलसा तो भर दिया, लेकिन बक्से भरने जो है वो इस वक्त जो है पाकिस्तान की यूथ बक्सा भरने किसी को नहीं देगी। इसे तो हमारी मेजॉरिटी यूथ जो है वो हमारी वोटर बन चुकी है, वो अपने वोट की हिफाजत जानती है, वो वोट को इज्जत देना जानती है। अगर इस दफ़ा सिलेक्शन हुई तो पाकिस्तान की आवाम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, और फिर ये ना हो, हमें ये एक चीज़ नज़र आ रही है, अगर ऐसा ना हो कि फिर 1.5 साल बाद 2 साल बाद फिर एक बयानी आ जाए कि फलां गद्दार वतन है और फलां मुहिब वतन है, और फिर ये लोग हमें कहें कि आए 2018 वाला बयान दोबारा शुरू करें, तो उस वक्त फिर आपको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप इस किस्म की, अगर आपकी यही चीज़ थी, आपने अपोजिशन में ये नारे लगाए थे कि आपके साथ डील हो जाए या आपको सेलेक्ट करके लाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये अब चौथी दफ़ा भी आप सेलेक्ट होकर आएंगे तो क्या मतलब है? आप इस मुल्क को एक ट्रैक पे चलाएं, आप वोट को इज्जत दो वाली बात करें। आपकी पाकिस्तान की आवाम जिस पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो PMLN है, चाहे वो PTI है, चाहे पीपल्स पार्टी है, जो भी जमात है, उसको अगर वोट करती है तो उसका हक बनता है कि इस मुल्क पर हुक्मरान नहीं करे। इस किस्म के मुसल्लत शुदा जो है अब लीडर्स या मुसल्लत शुदा हुकूमत जो है पाकिस्तान की आवाम एक्सेप्ट नहीं करेगी।
तो कुंडी साहब, ये आप जो ये बातें कर रहे हैं, साफ लग रहा है कि आप ये तकरीबन इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि नवाज शरीफ को मुसल्लत किया जा रहा है पाकिस्तानी अवाम पर, लेकिन साथ में आप कहते हैं कि आपके खदशात हैं, या तो ये हो कि बुनियादी आपके पास कोई ऐसे सबूत हो, ऐसी चीज़ें हों कि जो आप कहें कि जी ये डील हो चुकी है और नवाज शरीफ को मुसल्लत करवाया जा रहा है और ऐसा हम नहीं होने देंगे। देखें आदिल साहब, लंदन से सी ऑफ करना, हाई कमिश्नर साहब का यहाँ पर रिसीव करना, जो स्टेट लॉन्च में बायोमेट्रिक्स करना, मतलब जो माजी में हम कहते थे कि पीटीआई के चेयरमैन के लिए अदालत की गेट तक गए हैं और बायोमेट्रिक्स का सिग्नेचर के लिए, या तो स्टेट लॉन्च तक गए हैं बायोमेट्रिक्स करने के लिए। आज मैं वजीर आजम साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरा उनके साथ बड़ा एहतराम का रिश्ता है, लेकिन आज अगर वो कहते हैं पाकिस्तान के हर शहरी को बायोमेट्रिक्स का हक हासिल है और वो हर जगह जा सकते हैं, 24 करोड़ आवाम को ये फैसिलिटी हासिल नहीं है, क्योंकि घरों में या उनके लॉन्जों में या उनके ऑफिस में जाके बायोमेट्रिक सिस्टम जो है अंगूठे लगाए जाएं, उनको ऑफिस जाना पड़ता है। लिहाजा ये चीज़ें नहीं है, मैं उस चीज़ से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ उनकी उस बात से, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं, जो फिर पंजाब में जिस तरीके से इंतज़ामिया उनको रिसीव कर रही है, इंतज़ामिया गाड़ियाँ प्रोवाइड कर रही है, ये चीज़ें कर रही हैं, तो ये एक उनका एक लोगों को एक दिखा रहे हैं कि जी हम इनको लाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने तो वोट भी तो करना है। अगर आपने सिलेक्शन कर, फॉर एग्जाम्पल जो हमें है, अगर सिलेक्शन करना है तो फिर आप अनाउंस करें, पाकिस्तान की टैक्स पेयर के 40, 50 या 60 अरब रुपए क्यों ज़ाया कर रहे हैं, फिर अनाउंसमेंट कर दें कि हमने इन लोग करना है, क्यों पैसे ज़ाया करके और आपने जो है ना ये सिलेक्शन करनी है। हम चाहते हैं इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ये चीजें ना हो। अच्छा, आज सोहेल वड़ाइच साहब से तफसीली इंटरव्यू किया, वो आपके बाद ब्रेक के बाद वो चलना है। उन्होंने बात ये की कि पीपल्स पार्टी का असल में गिला नून लीग से यही है कि हम आपके साथ रहे, 3-4 साल हम इकट्ठे जद्दोजहद करते रहे, लेकिन आपने अपने लिए डील कर ली और हमें शायद अब सिंध में भी हुकूमत नहीं बनाने दी जाएगी। तो असल जो गिला है पीपल्स पार्टी का वो वही है कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी को अकेले छोड़ दिया और खुद डील कर लिया। ये वड़ाई साहब कह रहे हैं। नहीं, ये वड़ाई साहब का अपना एक जाती तज्जिया हो सकता है या बात हो सकती है, हर किसी को अपना जो है वो तज्जिया करने का हक है। हमने कभी भी एमएलएन से नहीं किया और उन्होंने कभी डील करने की कोशिश नहीं की, और इंशाल्लाह ताला हम इस दफा सिंध में पहले से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। आज भी लोग शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, आज भी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में लोग शमूलियत इख्तियार करें, इसके बावजूद कि उनके ऊपर बहुत से प्रेशर हैं कि आप शमूलियत ना करें, जो भी हैं, लेकिन जो है इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे। और मैं इंशाल्लाह आपको दावे से कहता हूँ, इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला को कबूल हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर पीएमएलएन को दावत देगी अपने जो है अगली हुकूमत में शामिल होने के लिए। और आपके वजीर आजम बिलावल भुट्टो होंगे, इसमें तो दो राय नहीं है, वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी होंगे। फैसल करीम कुंडी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक के बाद सीनियर तज्जियाकार और कॉलमिस्ट सोहेल वड़ाइच साहब हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आज ब्रेक से पहले एहसन इकबाल साहब और फैसल करीम कुंडी साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त सीनियर कॉलमिस्ट तज्जियाकार जनाब सोहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वड़ाइच साहब, बहुत शुक्रिया। 9 मई के हवाले से केसेस अब आम अदालतों में ज़ेर समाअत होंगे, फैसले के आप सियासी इम्प्लीकेशंस कैसे देख रहे हैं? देखें, इसमें जाहिर है इसके कई पहलू हैं। एक तो खुश आइंद पहलू तो ये है कि जो इसमें पॉलिटिक्स और जमहूरियत जो है उसके हक में ये फ़ैसला है, और इससे बहुत सारे ख़ासकर पीटीआई को रिलीफ मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट को तो ये फ़ैसला पसंद नहीं आएगा, और जब पसंद नहीं आएगा तो वो कोई देखें इसके नतीजे में क्या फ़ैसला करेंगे। तो और दूसरा ये है कि जब ये जिस तरह की बेंच की तश्कील हुई थी तो उससे ही ये लग रहा था कि ये फ़ैसला ऐसा ही आएगा, क्योंकि बहुत सारे पिछले फ़ैसलों में भी जजेस की जो राय है वो सामने आती रही है, तो इसलिए ये जज करना कोई मुश्किल नहीं था कि क्या फ़ैसला आएगा। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े फ़ैसले को क्या इसकी अमल दरामद तक संभालना आसान होगा? क्या हमारी स्टेट जो है उसमें जिस हद तक इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट का रोल है उसको कम करके और मिलिट्री कोर्ट्स जो है उसको ना बनाना जो है वो मुमकिन होगा? क्योंकि हमने पहले देखा कि सुप्रीम कोर्ट के कई फ़ैसले जो इस्टेब्लिशमेंट ने पसंद नहीं किए वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हो सके।
अब क्या होगा देखने वाली बात होगी। वड़ाई साहब, आपने उसका मई का तस्करा किया और उसके बाद से जो हमने देखा, जो एक बयानिया बना और उसके बाद 80-90% पीटीआई की क़यादत जो है वो पार्टी छोड़ के चली गई सेकंड टियर। अब ये कितना मुश्किल होगा सॉल्व करना एस्टेब्लिशमेंट के लिए इस फैसले को? बहुत मुश्किल होगा। मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर इस फैसले को स्वैलो कर जाते हैं तो फिर जो सारी प्रेमिस बनी हुई है और जो इस वक्त सारे लोग गिरफ्तार हैं और उनके मुकदमात की तैयारी की जा रही है, जाहिर है वो तो फिर अनडू हो जाएंगे। तो एक तो उनके लिए सवालो करना मुश्किल हो जाएगा और फिर आगे अपना जो बयानिया उन्होंने बनाया हुआ था उसको परसू करना भी मुश्किल हो जाएगा जी। इसीलिए तो मैंने ये कहा है कि माजी में भी एक दो फैसले ऐसे थे कि जिनको एस्टेब्लिशमेंट ने इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। तो देखना ये होगा कि अब क्या जो है इस हवाले से उनका रवैया तब्दील होता है या वही रहता है। वड़ाई साहब, नवाज शरीफ की वापसी धूमधाम से हुई, एक अच्छा पावर शो किया उन्होंने लाहौर में, लेकिन उसके साथ एक इंप्रेशन ये भी बन चुका है कि अगले वजीर आजम नवाज शरीफ ही होंगे। नून लीग का एक बयानिया रहा है 4-5 सालों में वोट को इज्जत दो। कुछ लोग समझते हैं कि ये सब कुछ जो हुआ है ये बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है नून लीग के लिए, लेकिन पंजाब की एक प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक सियासत भी है। अगर ये इंप्रेशन बन गया है कि नवाज शरीफ ही अगले वजीर आजम है, तो क्या ये नून लीग के लिए फायदेमंद भी साबित हो सकती है पंजाब में? नहीं, देखें मेरा ख्याल है कि ये वो फैसला कर चुके हैं। मियां नवाज शरीफ के आने से पहले ही शरीफ खानदान या नून लीग का बड़ी वाज़ेह इंडिकेशन आ चुकी है कि एक इलेक्शन में वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पर नवाज शरीफ ही उतर रहे हैं और जो है वही वज़ीर आज़म होंगे अगर ये पार्टी जीती तो। हाँ, ये भी इंडिकेशन वो दे रहे हैं कि वो शायद अपनी टर्म मुकम्मल नहीं करेंगे और कुछ अरसे के बाद वो इक़्तिदार जो है वो अपने छोटे भाई को या मरियम को या किसी पार्टी के और बंदे को वो देना चाहेंगे। ये चीज़ें तो आ चुकी हैं सारी पब्लिक नॉलेज में। तो मेरा ख्याल है कि फिलहाल तो यही स्ट्रेटजी लग रही है। नहीं वड़ाई साहब, मैं जिस इंप्रेशन की बात कर रहा हूँ, नून लीग ने तो ऐलान कर दिया, नवाज शरीफ खुद भी चाहेंगे कि उनके साथ जो हुआ वो एक मरतबा फिर वजीर आजम बने और पाकिस्तान की तारीख में उनको एक कामयाब सियासतदान के तौर पर याद रखा जाए। लेकिन ये इंप्रेशन की एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि नवाज शरीफ ही वजीर आजम बने। इस इंप्रेशन के पंजाब की सियासत पर क्या असरात हो सकते हैं? देखें वोट बैंक अगर नून का जितना भी है वो नवाज शरीफ का वोट बैंक है जी। आपने देखा कि शहबाज साहब तो 16 महीने जो वजीर आजम बने उन्होंने तो एक भी पॉलिटिकल इज्तिमा से खिताब नहीं किया, उन्होंने कोई पॉलिटिक्स नहीं की, वो तो सिर्फ गवर्नेंस को ही देखते रहे। जबकि वैसे तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने गलत किया, लेकिन देखें नवाज शरीफ ने आते ही पॉलिटिकल इज्तिमा से खिताब किया और पॉलिटिक्स करेंगे। तो ये फ़र्क था दोनों के रवैयों में, दोनों की सोच में। नवाज शरीफ साहब प्योरली पॉलिटिकल टर्म्स में सोचते हैं और जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो प्योरली गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। तो इसलिए अगर तो पॉलिटिक्स करनी है तो फिर तो नवाज शरीफ को ही लाना होगा, नवाज शरीफ करेंगे। ठीक है वड़ाई साहब, एक ज़मीनी अकाई की बात की जाए, तहरीक इंसाफ की मकबूलियत 16 माह में काफ़ी बढ़ी जब PDM की हुकूमत रही। इस दौरान नून लीग की मकबूलियत में कमी हुई। अब नवाज शरीफ की वापसी पर आपके ख्याल में उनको क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे? क्या वो पार्टी को दोबारा 2008 और 13 की तरह उठा सकेंगे? 18 में RTS फेल होने के बावजूद पंजाब में बड़ी पार्टी के तौर पर नून लीग उभरी, क्या अब ऐसा होता देख रहे हैं आप? देखें नवाज शरीफ जो हैं वो हम देख रहे हैं कि 1990 से लेके जो जितनी भी पॉलिटिक्स हुई है पिछले 25-30 साल की, उसमें हमेशा पंजाब से जीतते रहे हैं। लेकिन जब से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई है ये सिचुएशन चेंज हो गई है और ऐसा लगता है कि जो ख़ासकर शहरी वोट बैंक है मिडिल क्लास का वो थोड़ा नाराज़ हो गया है शहबाज शरीफ साहब की वजह से, महंगाई की वजह से और दूसरा इनके जो स्टांस है उसकी वजह से। और
अब इनको इसीलिए अब मेरा ये ख्याल है कि ये सारा अपना फोकस इनको इलेक्शन स्ट्रेटजी की तरफ देना पड़ेगा। अब ये कोशिश करेंगे कि अगर शहरों में इनको वो अक्सरियत नहीं मिलती जो पहले मिल रही थी, तो ये जिस तरह से इनकी मुखालिफ पार्टियां जो थीं वो देहात के अंदर जो है रूरल जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनमें अच्छे कैंडिडेट ला के अच्छे कॉम्बिनेशन ला के जीतती थी। मेरा ख्याल है नून भी उस स्ट्रेटजी पे अमल करेगी। और हमने देखा कि 2018 का इलेक्शन था वो भी ऐसा ही था कि उसमें भी जो शहरी इलाके थे, आप देखें लाहौर में कोई और पार्टी 1-2 सीटें ही जीती, चाहे PTI थी वो, और लेकिन जो सारी रूरल कॉन्स्टिट्यूंसीज थी और उससे बाहर कॉन्स्टिट्यूंसीज थी उसमें उन्होंने अच्छे कॉम्बिनेशन लाए और उससे फ़ायदा हुआ। लेकिन पिछले इलेक्शन से ही हम देखते हैं कि फ़र्ज़ करें जो नून के लिए सेटबैक हुए कि नून को जो नॉर्थ था पंजाब का, जैसे सारा रावलपिंडी डिवीजन है, सरगोदा डिवीजन है, ये दे यूज्ड टू बी द हब ऑफ PMLN, लेकिन वहाँ पे बड़े सेटबैक्स हुए। पिंडी सारा और जो था गुजरात तक वो सारा नून लीग जो है वो हार गई। इसी तरह फैसलाबाद डिवीजन जो था, इट यूज्ड टू बी हमेशा ताकत का सरचश्मा होता था नून का वहाँ, लेकिन ये नून वहाँ पे भी हार गई पिछली दफ़ा। तो मियाँ नवाज शरीफ के लिए ये चैलेंज होगा कि किस तरह लाहौर में और जो सेंट्रल पंजाब है वहाँ पे अपनी पॉपुलैरिटी को रिवाइव करते हैं, और जो रावलपिंडी सरगोदा डिवीजन में और फैसलाबाद में जो उन्होंने लॉस पिछली दफ़ा हुआ था उसको कैसे कवर करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो महंगाई हुई है और दूसरी तरफ जो PTI को बूस्ट मिला है उसका मुकाबला करना भी आसान नहीं होगा। जो आम आदमी है वो बहुत हद तक सिंपथाइज कर रहा है इमरान खान के साथ और PTI के साथ, तो इतना आसान नहीं होगा कि अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होता है तो PMLN के लिए नवाज शरीफ का जीतना PTI बहुत बड़ा चैलेंज होगा इनके सामने, बड़े वोट बैंक। अच्छा, बड़ा सा पीपल्स पार्टी का मौकिफ है कि नवाज शरीफ डील करके आए हैं। इस मौकिफ की एक तो आपको क्या वजह समझ आती है? क्या ये वजह हो सकती है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है नून लीग थ्रू हो गई है और पीपल्स पार्टी ये सोच रही है कि हमें बीच चौराहे में आपने छोड़ दिया है, और डील की बातों में वजन कितना है? पहली तो बात यह है कि बिल्कुल आपने पीपल्स पार्टी पे सही तबसरा किया कि पीपल्स पार्टी को लगता है कि खुद तो PDM में हमारे साथ हिस्सा थे, हमें यूज़ किया, हमें साथ चलाया, और उसके बाद खुद एक वजारत उज़्मा की डील कर ली है और हमें सिंध में नज़र नहीं आ रहा कि हमारी हुकूमत बनने दी जाएगी। यानी जो हमारे पास पहले था वो भी छीन लिया है और आगे भी कुछ नहीं दे रहे। तो जाहिर है वो फ्रस्ट्रेट तो होंगे, नाराज़ तो होंगे, तो बड़ी उनकी वाज़ेह वजह है। दूसरी बात है कि क्या डील हुई है या नहीं हुई। देखिए, गुजारिश ये है कि जो आसार नज़र आ रहे हैं उसमें तो ऐसे लगता है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली मौजूद है, और उसी अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आए हैं, और जो है जितनी भी आपको फैसिलिटेशन छोटी मोटी नज़र आ रही है, ये भी फिर अगर ये अंडरस्टैंडिंग ना हुई होती तो ये भी हमें नज़र ना आती। ना इस्लामाबाद में जहाज़ इस तरह उतरता, ना राहदारी ज़मानत मिलती, ना लाहौर में शाही किले में जहाज़ उतरता, ना हेलीकॉप्टर उतरता, ना इस तरह जलसे की इजाज़त मिलती। तो ये सारी छोटी मोटी चाहे ये फैसिलिटेशन है और आम सी बात है, लेकिन बहरहाल इससे भी ये अंदाज़ा ज़रूर होता है कि जो है कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड वो हुई है। चले, सोहेल वड़ाइच साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार दे दिया है। तफसीली गुफ्तगू करेंगे इस मामले पर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार दे दिया। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी राजर बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। ट्रायल को 5 रुकनी बेंच ने मुतफिका तौर पर कलअदम करार दिया, जबकि 4 जजेस ने आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D1 को आइन से मुतसादिम करार दिया। मिस्टर जस्टिस याया अफरीदी ने इस पर अपनी राय महफूज रखी। अदालती हुक्म में यह कहा गया है कि अगर किसी शहरी का फौजी अदालत में ट्रायल शुरू किया गया
तो वो भी कलअदम करार दिया जाता। 9 मई के वाकयात की पादाश में गिरफ्तार 102 अफराद की फहरिस्त अदालत में पेश की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनका ट्रायल आम फौजदारी अदालतों में चलाने का हुक्म दिया। आर्मी एक्ट की वो शिकें जो अदालत के सामने पेश की गई थी, उनके तहत सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इन शिकों को भी आइन से मुतसादिम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील सलमान अकरम राजा ने अदालत को बताया कि फौजी अदालतों में ट्रायल इस केस के फैसले से पहले ही शुरू कर दिया गया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने जस्टिस एजाजुल हसन के इस्तिफसार पर बताया कि माजी की फौजी अदालतों में जिनका ट्रायल हुआ उनमें मुल्की और गैर दोनों शामिल थे। 2015 में जिनका ट्रायल हुआ उनमें दहशतगर्दों के सहूलतकार भी शामिल थे। मुल्जिमान का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 21D के तहत ट्रायल किया जाएगा। आज समाअत के दौरान ये भी सवालात पूछे गए कि मुल्जिमान पर चार्ज फ्रेम कैसे होगा, आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में फौजदारी मुकदमे के क्या तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे, 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल फौजदारी अदालत की तर्ज पर क्या होगा, फैसले में वजूहात क्या दी जाएंगी और शहादतें भी रिकॉर्ड होंगी, आइन के आर्टिकल 10A के तहत शफाफ ट्रायल के क्या तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या अपीलें भी की जा सकेगी। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस मौके पर इस्तिफसार किया कि जो ट्रायल फौजी अफसरान को काबिल कबूल नहीं वो दूसरों का कैसे किया जाएगा। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फौजी अदालतों की तरमीम के केस में तासुब का मामला ही उठाया गया था। जस्टिस एजाजुल हसन ने यह सवाल भी किया कि सिविलियन आर्मी एक्ट के दायरे में कैसे आते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने इस मौके पर इस्तिफसार किया कि आइन का आर्टिकल 8 क्या कहता है। इन सवालात पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि 21वें आईनी तरमीम इसलिए की गई कि दहशतगर्द आर्मी एक्ट के दायरे में नहीं आते थे। दहशतगर्दों के फौजी ट्रायल के लिए 21वीं आईनी तरमीम की गई। इस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तिफसार किया कि दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए तरमीम ज़रूरी थी तो सिविलियन के लिए क्यों नहीं। क्या 21वीं आईनी तरमीम के वक्त भी मुल्जिमान ने फ़ौज या तनसीबात पर हमला किया था। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि 21वीं तरमीम में ममनुआ इलाकों में हमले करने वालों के फौजी ट्रायल की शिक शामिल की गई थी। समाअत के दौरान जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट अफवाज में नज़्बो ज़ब्त के लिए है। अफवाज में नब्ज़ व ज़ब्त के कानून का इतलाक़ सिविलियन पर कैसे होता है, 21वीं तरमीम का दिफा कैसे किया जा सकता है। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अफवाज का नज़्म व ज़ब्त अंदरूनी और अफवाज के फ़राइज़ अदायगी में रुकावट डालना बैरूनी मामला है। फ़ौजी अदालतों में हर ऐसे शख्स का ट्रायल हो सकता है जो उसके ज़ुमरे में आते हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि जिन कवानीन का आप हवाला दे रहे हैं वो फ़ौज के डिसिप्लिन से मुतालिक हैं। समाअत के दौरान जस्टिस आयशा मलिक ने अहम रिमार्क्स देते हुए कहा कि क्या बुनियादी हुकूक की फराहमी पार्लिमान की मर्जी पर छोड़ी जा सकती है। आइन बुनियादी हुकूक की फराहमी को हर कीमत पर यकीनी बनाता है। शहरियों पर आर्मी के डिसिप्लिन और बुनियादी हुकूक मुअत्तली के कवानीन कैसे लागू हो सकते हैं। जस्टिस याया अफरीदी ने इस मौके पर इस्तिफसार किया कि अदालत और कोर्ट मार्शल लॉ में क्या फ़र्क है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ने इस मौके पर कहा कि कोर्ट मार्शल आर्मी एक्ट के तहत कायम फौजी अदालत है। कोर्ट मार्शल आर्टिकल 175 के तहत नहीं लेकिन हाई कोर्ट के मातहत है। मिलिट्री कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त के जरिए चैलेंज हो सकता है। जस्टिस याया अफरीदी ने यह भी सवाल किया कि आर्टिकल 10A के तहत क्या फेयर ट्रायल होगा। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम में कानूनी अमल का तहफ़्फ़ुज़ किया गया था। आर्मी एक्ट का इतलाक़ उसी सूरत में है जब जुर्म फौज से मुत्तलिक हो। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो पीएम हाउस और दफ्तर खारजा पर हमले पर भी लग सकता है। आर्टिकल 175 की बुनियाद पर कोर्ट मार्शल कलअदम नहीं करार दिया जा सकता। इसके साथ साथ हम आपको आज की एक दूसरी अहम तरीन खबर भी बता दें कि साइफर गुमशुदगी केस के लिए कायम होने वाली खुसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। अडियाला जेल में समाअत के दौरान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन ने फर्द जुर्म आयद की, जिस पर मुल्जिमान ने सहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने फर्द जुर्म रोकने की चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और केस के गवाहान के बयानात 27 अक्टूबर को तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। इससे पहले भी 17 अक्टूबर को PTI के वकला के एतराज़ के बाद फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। चेयरमैन PTI की लीगल टीम ने फर्द जुर्म को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का भी ऐलान कर दिया। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ लॉयर जनाब सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब। कामरान साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मिलिट्री ट्रायल को लेकर आपके सामने होगा कि अब आम अदालतों में जो सिविलियन है उनका ट्रायल होगा। साथ में मिलिट्री एक्ट के सेक्शन 1(2)D की दोनों जिली शिकों को आइन के खिलाफ करार दिया गया है और इसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शिक 59(4) को भी गैर आइनी करार दिया गया। एक तो इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं और इसकी
इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं कामरान साहब? देखिए, ये एक तो बड़ा हौसला अफजा फैसला, इसको आप समझिए इर्रेस्पेक्टिव की जी इसमें हमारे मुखालफिन जो है ना वो इन्वॉल्व है, मगर ये दस्तूर की आप इसको फतह समझिए। जो कानून के लिए हम लड़ते हैं, रूल ऑफ लॉ के लिए, उसकी फतह समझिए। भले कि इसमें जो है ना वो PTI जो है उनको जो है कोई बेनिफिट होगा, मगर इसके बावजूद जो है ना हम इसको बेहतर समझते हैं। मेरा पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि ये मिलिट्री कोर्ट जो है वो अपने पाकिस्तानी सब्जेक्ट के ट्रायल के लिए नहीं बनी। दुश्मन का ट्रायल इसमें शायद हो सकता है, या इनका अपना अगर कोई इंटरनल सिस्टम है उसको भले जो है ना जिस तरह से मर्जी वो करिए। और जिस वक्त ये मिलिट्री कोर्ट्स थी उस वक्त उनको उसको कॉन्स्टिट्यूशनली जो है ना उसको प्रोटेक्शन दी गई थी, तो वो उसमें सनसेट क्लास था, वो ख़त्म हो चुका है। अब आप अपने सिविलियंस को जो है ना इसके तहत नहीं चला सकते। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी आपको याद होगा कि हमने अपोज किया था, सेनेट में जितना अपोज कर सकते थे, जो जितना JUI का बस था उसको हमने उसको उसका मुकाबला किया, मगर बहरहाल नहीं उसमें वो कर सके। तो अब ये डिक्लेयर हो गया उसका वो एक सेक्शन जो है वो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसी तरह से आर्मी एक्ट 21D जो है वो भी डिक्लेयर हुआ है कि वो भी गलत है, दस्तूर की मुताबिकत में नहीं है, फंडामेंटल राइट्स को ऑफेंड करता है। ठीक, तो कमरान साहब लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग भी है जो आप फरमा रहे हैं उससे, और वो ये है कि चूंकि मिलिट्री तंसीबात पर हमले किए गए और उसमें रेड लाइन क्रॉस की गई, 9 मई के वाकयात हुए और उसके बाद बिल्कुल डायनामिक्स ही पॉलिटिक्स से लेकर सब चीज़ की डायनामिक्स ही बदल गई। तो अब अगर ये चूंकि अपील जो है मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ वो आम अदालत में चल रही थी, और ये मुकदमात अगर इस तरफ आ जाते हैं सिविलियन कोर्ट्स में तो शायद इसमें साल लग जाएंगे और फौरी तौर पर उन लोगों को सजाएं नहीं दी जा सकेंगी जो उसमें मुलविस थे और जो सख्त सजाओं के मुस्तहिक हैं। देखिए, जो भी कानून तोड़ेगा उसको फौरी तौर पे सजा मिलनी चाहिए, भले वो मिलिट्री से मुतालिक तंसीबात हों या आम पब्लिक से मुतालिक लोग हों। ये हमारे निज़ाम की कमज़ोरी है कि इसमें इतना लंबे केसेस चलते हैं और सालों के हिसाब से पेंडिंग रहते हैं। और इसी तरह से ये हमारे चीफ जस्टिस साहब जो बिंदाल साहब थे उनकी कमज़ोरी है। उसी वक्त जैसे ही 9 मई हुआ था तो उस वक्त हम मेरी तरफ से भी और बहुत सारे मेरे जैसे लोगों की तरफ से मुतालबा सामने आया था कि इस पे ये वो केस था जिसमें सो मोटो लिया जाना चाहिए था और सो मोटो लेके इसको फास्ट ट्रैक पे डाल देना चाहिए था। इन केसेस का अब तक जो है ना सिविल साइड पे यानी सिविल क्रिमिनल साइड पे, सिविलियन के क्रिमिनल साइड पे अब तक फैसले आ जाने चाहिए थे। लाहौर हाई कोर्ट को कहते हैं, उनके चीफ जस्टिस को कहते हैं। इसके लिए जो है एक स्पेशल जो है वो कोर्ट मुख्तस कर देते और इसका जो है ना वो ट्रायल हो के अब तक फैसले आ जाने चाहिए थे, मगर गैर जरूरी तौर पे ताखीर हुई है। जो लोग बेगुनाह हैं उनको छूट जाना चाहिए, जो लोग गुनाहगार हैं उनको सजा होनी चाहिए और अब तक हो जानी चाहिए थी, मगर पाकिस्तानी सिटीजन को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई करना दुरुस्त नहीं है। ठीक है कामरान साहब, इस फैसले के खिलाफ क्या अब रिव्यू में जाया जा सकता है, अपील होगी, क्या हो सकता है कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो? जी, वो अपना ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसी में जो है ना उसका बेनिफिट लेंगे, उसमें जो है वो उसमें अपील फाइल करेंगे शायद इससे लार्जर बेंच में। अगर गवर्नमेंट चाहे या कोई भी अगर मुतासिर फरीक चाहे तो वो जा सकता है, और जाहिर है अगर बड़े बेंच के पास मामला जाएगा तो फिर उसके बाद जो भी बड़ा बेंच फैसला करे, मगर मैं समझता हूँ कि ये दस्तूर की फतह है। ठीक, कामरान साहब आखिर में नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई, एक बड़ा जलसा किया नून लीग ने, पीपल्स पार्टी उसे कह रही है कि जी एक डील है, अंडरस्टैंडिंग के तहत वो वापस आए, और आपको पता है डील या अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिशमेंट से ही होती है। आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब किसी अंडरस्टैंडिंग या डील के तहत वापस आए? देखिए, ये तो फैक्ट्स का मामला है, जिनको पता होगा कोई अंडरस्टैंडिंग है ये डील है वही बता सकते हैं। मैं तो किसी ना अंडरस्टैंडिंग में बैठा हूँ ना डील में बैठा हूँ। बाद में बातें जो है ना वो पाकिस्तान के निज़ाम में बाद में बहुत सी बातें पता चल जाती हैं, और जिस वक्त उसके छुपाए जाने की जरूरत नहीं होती है उस वक्त सरफस कर दी जाती हैं या सरफस हो जाती हैं। मगर एक शख्स जो पाकिस्तानी शहरी है वो अगर अपने मुल्क वापस आया है और अगर आके वो ट्रायल जो उनके खिलाफ केसेस है वो फेस करना चाहता है
तो यकीनन उसका खैर मकदम होना चाहिए और वो खैर मकदम ही की मैं भी करता हूँ। पाकिस्तान का शहरी जो है वो इस तरह से बाहर बैठा रहे और किसी वजह से बैठा रहे कि उसको वो निज़ाम जो है वो आपका जो सियासी निज़ाम है वो उसको सियासी इंसाफ या समाजी इंसाफ नहीं दे पा रहा, तो ये भी गलत है। ठीक, कामरान मुर्तज़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आराम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाजत दीजिए, हाफिज़।